क्या देश में डर का माहौल बन रहा है और इसमें अल्पसंख्यक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? अभिनेता नसीरुद्दीन शाह कमोबेश यही कह रहे हैं। नसीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोकशी के अंदेशे में थाने पर भीड़ के हमले और इंस्पेक्टर की हत्या से सहमे हुए हैं। उन्हें अपने बच्चों की फिक्र है। बुलंदशहर के वाकये पर राज्य सरकार के रवैये से 80 से ज्यादा पूर्व IAS अधिकारी भी खफा हैं। उन्होंने खुली चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। उनका आरोप है कि योगी सरकार इतने बड़े अपराध की जांच को अलग मोड़ देने में लगी है। नसीर के बयान और पूर्व अधिकारियों की चिट्ठी से फिर से असहिष्णुता की बहस शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या वाकई हालात इतने खराब हैं या इसके बहाने राजनीति हो रही है? ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। नसीरुद्दीन शाह वही सवाल उठा रहे हैं जो देश के एक बड़े तबके के मन में है। क्या किसी पशु के मारे जाने पर उत्तेजना इतनी हो सकती है कि कोई किसी की जान ले और जिसकी हत्या होती है वो पुलिस वाला हो? बुलंदशहर और उस जैसी दूसरी घटनाओं से नसीर सहमे हुए हैं। उनको अपने बच्चों की सलामती की फिक्र है। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। नसीर से पहले बुलंदशहर घटना की जांच पर 80 से ज्यादा पूर्व IAS अधिकारियों और जानी मानी हस्तियों ने चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जताई है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। उनका आरोप है कि बुलंदशहर मामले की जांच सही ढंग से नहीं हो रही है। पुलिस सुबोध कुमार के हत्यारों को पकड़ने के बजाय गोहत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी पर जोर दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की गंभीरता और उसके सांप्रदायिक नजरिए को नहीं समझा है और उन्होंने अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाया है। बुलंदशहर में हिंसा भड़काने वाले अपराधी अभी भी फरार हैं। नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो भारत के संविधान की पूजा करते हैं, लेकिन जब उनके द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री ही इसकी अवमानना करता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। पूर्व नौकरशाहों की मांग को बीजेपी राजनीति से प्रेरित कदम बता रही है। अगर उनको लग रहा था गड़बड़ है तो मिल लेते, बात करते, सुझाव देते कि ये चीज की जा सकती है। ये नहीं किया उन्होंने सीधे सीधे एकदम आरोप लगा दिया। ये शुद्ध रूप से पूर्वाग्रह की भावना से प्रेरित होकर, दूषित भावना से प्रेरित होकर इस तरह की बात की गई है। हो सकता है कि चिट्ठी राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के बाद जिस तरह जांच चल रही है उससे ये सवाल पैदा होते हैं कि क्या सचमुच गुनाहगारों को पकड़ने की कोशिश भी हो रही है। लगता है कि जांच में फोकस गोकशी करने वालों को पकड़ने पर है, न कि इंस्पेक्टर के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने पर। वैसे योगी को बुलंदशहर की घटना अब एक राजनीतिक साजिश लग रही है। बुलंदशहर की घटना एक साजिश थी। साजिश का पर्दाफाश कल हो चुका है। ये साजिश वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने प्रदेश में जहरीली शराब बना करके यहाँ के निर्दोष लोगों को मारने का कुत्सित प्रयास किया था। ये राजनीतिक षड्यंत्र था और राजनीतिक षड्यंत्र वे लोग करते हैं जो कायर हैं। घटना की जांच के लिए बनी SIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक जिन 4 लोगों को गोकशी के आरोप में पकड़ा गया था उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। 3 दिसंबर को स्याना थाने के करीब इंस्पेक्टर की हत्या के सिलसिले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी योगेश राज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। योगेश बजरंग दल का लोकल लीडर है। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के घर वालों का आरोप है कि इस घटना के सबूत मिटाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि बुलंदशहर मामले की जांच जिस दिशा में जा रही है उसे देखते हुए पूर्व नौकरशाहों की चिंता क्या वाजिब है? नसीरुद्दीन शाह जिस बिगड़ते माहौल की बात कर रहे हैं उस पर हमें गौर करने की जरूरत भी है या वो महज स्टंट है? सवाल है कि क्या मुख्य आरोपी अब तक इसलिए नहीं पकड़ा गया है क्योंकि उसका सत्तारूढ़ पार्टी से नजदीकी कनेक्शन है? अगर ऐसा है तो फिर योगी जी से सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे?
सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे, जो सवाल होंगे वो पूछे जाएंगे, उन सवालों पे चर्चा भी होगी। और रोज की तरह आज अपनी इस चर्चा में हम आपको यानी दर्शकों को भी शामिल कर रहे हैं। आपसे हमारा आज का सवाल है, क्या योगी सरकार बुलंदशहर की घटना के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाएं और वहां इस पर अपनी राय दें। कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम आपको बताएंगे कि इस पे क्या राय आई है आप लोगों की। आज की इस बड़ी चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया कन्वीनर उनकी प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। नीति आयोग के पूर्व सदस्य और नेशनल एडवाइजरी कमीशन के पूर्व सदस्य NC सक्सेना हमारे साथ हैं। ये उन अफसरों में शामिल हैं, उन 83 अफसरों में जिन्होंने चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबको मैं एक बार याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। ये 90 सेकंड पूरे होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिल जाती है। वहां पे अपनी बात खत्म कर देंगे तो बात तरीके से आगे बढ़ेगी और एक दूसरे के ऊपर न बोलें। इसके लिए हमने अब एक नया तजवीज़ की है कि जब लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं तो मैं फिर आवाज़ बंद कर देता हूं और उसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी मांग लेता हूं। मैं शुरुआत सक्सेना साहब आपसे करना चाहता हूं। ये अभी हमने कलराज मिश्रा को सुना कहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं आप लोग। अगर आपको इस तरह की शिकायत थी तो एक तरीका था, आप में से बहुत से लोग सीनियर अफसर हैं, आपकी सरकार तक पहुंच है, आपको राज्य की सरकार से, केंद्र की सरकार से बात करके अपनी चिंता जाहिर करनी चाहिए थी। आप लोगों ने वो नहीं किया। आप लोगों ने एक चिट्ठी, ओपन लेटर, वो भी ओपन लेटर इशू कर दिया, कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ऐसा क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कोई आपकी राजनीतिक विचारधारा है कि आप जो निजाम इस वक्त उत्तर प्रदेश में केंद्र में सत्ता में है, आप लोग इसकी राजनीतिक विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए आपने ऐसा किया? देखिए, समाज में जहां भी अन्याय हो रहा हो या अत्याचार हो रहा हो या ऐसी बातें हो रही हो जिससे कि समाज में बिखराव पैदा हो, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि सिविल सोसाइटी के लोग, ऐसे लोग जो स्वतंत्र हैं, रिटायर्ड IAS अफसर्स हों, वो अपनी बात को कहें। उससे कई लाभ होते हैं। एक तो ये है कि जनता में सही तरह का एक बात पहुंचती है कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, एक ओपिनियन कायम होती है। दूसरा ये है कि जो भी बाकी इंटेलेक्चुअल्स हैं या बाकी लोग हैं, उनको भी एक सहारा मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और लोग भी हैं। तो इसीलिए जो रिटायर्ड IAS अफसर्स हैं, हम लोगों का एक ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई ऐसा रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है। हम लोगों ने पहले भी कई जो मामले उठे थे इस प्रकार के, जहां हमें लगा कि समाज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बातें हो रही हैं सरकार द्वारा, तो हमने अपनी बात उठाई है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने पहले भी जब मैं शासन में था, शासन में बाद भी था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ भी कई बातें लिखी हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट हो जयराम रमेश जी का, या फिर फार्म वेवर 2008 में हुआ था, उसके खिलाफ भी मैंने लिखा था। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी बात को कहें। और देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि क्यों नहीं हम सीधे ऑफिसर्स के पास जाते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स के पास बहुत सारे और भी काम होते हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी बात जनता तक पहुँचाएँ। जी, आपका कहना है कि जिम्मेदारी बनती है पढ़े लिखे लोगों की, अफसरों की, जो अब रिटायर हो गए हैं या सरकार में हैं, कि अपनी बात कहें और उस बात को बड़े प्लेटफॉर्म से यानी जनता तक पहुंचाएं, ताकि लोगों का विचार बनने में भी मदद मिले। विक्रम सिंह साहब, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, आपने उस राज्य की पुलिस को वर्षों चलाया है, और जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले दिन हमारी आपकी बात हुई थी, बुलंदशहर कांड के अगले दिन आपने कहा था कि अगर सरकार चाहे, पुलिस चाहे, तो ये काम घंटों के अंदर तफ्तीश भी हो जाएगी और अपराधी पकड़ भी लिए जाएंगे। आज हम इतने दिनों के बाद बात कर रहे हैं, 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस कांड में, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है। और जो तर्क दिया जा रहा है कि साहब गौकशी हुई थी, वहां गाय की हत्या हुई थी, गाय की हत्या के आरोप में जो 4 लोग पकड़े गए थे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उनको आखिर छोड़ दिया गया है।
इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं, और अगर इतने दिन बाद एक पुराने अधिकारी जाग रहे हैं आप कहें, या जो डर नसीरुद्दीन शाह जता रहे हैं, मुझे भी वो डर बहुत लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुसलमान हो, हिंदू हो, नॉन प्रैक्टिसिंग लोग हैं, जिनके बच्चे सचमुच ये नहीं बता पाएंगे पूछे जाने पे कि तुम किस धर्म के हो, और अगर उस धर्म का होने का सबूत देना पड़े कि कोई मंत्र पढ़ के सुना दो, कोई कलमा पढ़ के सुना दो, शायद उनको न पता हो, उन्होंने न पढ़ा हो। क्या ऐसे लोगों के लिए जीना मुश्किल होता जाएगा इस समाज में, या हम उनके लिए रास्ते आसान करेंगे जैसे हमारे पहले वाली पीढ़ियों ने हमारे लिए किए हैं? आलोक जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बुलंदशहर में पुलिस की कार्रवाई और विवेचना चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। इस प्रकार की थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन मैंने कम देखी है कि पहले गिरफ्तार करते हैं हाई प्रोफाइल केसेस में, फिर 169 सीआरपीसी में रिलीज करते हैं। प्रमुख अभियुक्त आपके अपने वीडियो रिलीज कर रहे हैं और वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, और आपको चुनौती दे रहे हैं, अंगूठा और ठेंगा दिखा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना उदार दृष्टिकोण अपराधियों के लिए क्यों है, और अब तक उनकी अदम मौजूदगी में पलायित अपराधी यानी एब्सकॉन्डर क्यों नहीं घोषित किया गया, और उनके ऊपर 5-5 लाख का इनाम क्यों नहीं किया गया। अगर इनाम किया गया और 5,000 और 2,000 किया गया है, वो बेमानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस कहर बन के टूट पड़ती, लेकिन कोई कहीं आपके अंदर बड़ा रहम का गोशा है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य और वो जो किलर इंस्टिंक्ट होता है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। नंबर 2, ये सही है, और जो चिंता नसीरुद्दीन शाह साहब ने कही है वो सही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये हम लोग जब छोटे थे तो एक कसम उठाते थे, भारत मेरा देश है और समस्त भारतवासी हमारे भाई बहन है। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि उस कसम को दोबारा हम सब दोहराएं। ये देश सबका है, किसी एक वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी विशेष जात का नहीं है ये, और उसको रीइंफोर्स करने, अगर एक व्यक्ति भी भारत का ये समझे कि उसको हमारे ऊपर या हमारे कानून के ऊपर कुछ एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो हमारे आपके लिए भी चिंता और क्षोभ का विषय है। लेकिन जो पत्र लिखा गया है उसके बारे में मैं उनको बधाई तो दूंगा ही, लेकिन इस प्रोविजो के साथ कि अगर यही चश्मा और इसके मानक कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक अगर एक हो, तो यूपी के बारे में भी कहने के बारे में हम उसका स्वागत करते। लेकिन केरला को हम अनदेखा करें, बंगाल को अनदेखा करें, कश्मीर को अनदेखा करें, और यूपी के ऊपर हम प्रकाश डालें, इसके ऊपर मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि कृपा अगर यूपी पे है तो आपकी कृपा पूरे भारत पे जहां संविधान तोड़ा जाता है वहां पर भी होनी चाहिए थी, बड़ी विनम्रता के साथ। जी, ये एक अच्छा सवाल है, और मैं इस सवाल कुछ देर बाद में सक्सेना साहब के पास जब दोबारा जाएंगे तो उनसे ही ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि उन अफसरों के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ वही मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल राकेश त्रिपाठी, मैं आपके पास बार बार आऊँगा क्योंकि सवालों के जवाब आप ही को देने हैं, इसलिए मैं एक बार बीच में आ रहा हूँ। जो विक्रम सिंह जी ने सवाल उठाए हैं कि जो जाँच चल रही है, इतनी रद्दी तरीके से पुलिस की जाँच इन्होंने नहीं देखी, ये खराब जाँच का उदाहरण है, कैसे आप जवाब देंगे और कैसे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? अगर अफसर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्या तर्क है जवाब में? गाय की जान इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? देखिए आलोक जी, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति अपना मत वो सहमति के रूप में हो या असहमति के रूप में हो व्यक्त कर सकता है, उसको इस बात की आजादी है। देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि 3 तारीख की घटित घटना में उसी दिन नेम्ड एफआईआर दर्ज की गई थी, 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। एक इंसिडेंट जिसमें गोकसी हुई थी, उस गोकसी के मामले में नेम्ड एफआईआर दर्ज की गई जिसमें पुलिस ने उसी दिन 4 लोगों को अरेस्ट किया था, और दूसरी एक एफआईआर दर्ज की गई थी जो अराजकता की थी, जिसमें एक हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी की शहादत हो गई थी और एक नौजवान सुमित कुमार की उसमें मौत हो गई थी। 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई और दोनों में ही पुलिस ने गिरफ्तारियां प्रारंभ की। आज 25 लोग दूसरी एफआईआर के मामले में जिसमें हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी की मौत हुई है, उसमें 25 लोग गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे हैं, कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। जिस मामले की जिक्र कर रहे हैं कि गोकसी के मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे जो नेम्ड एफआईआर में थे, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं पाया, इसलिए 169 की कार्रवाई करके उनको रिलीज किया है। और इस पूरे मामले में 3 और अभियुक्त गिरफ्तार करके अब तक कुल 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि इस पूरे मामले में पुलिस किसी भी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहती है और कोई भी दोषी को
छोड़ना नहीं चाहती है। बावजूद उसके अगर ये नैरेटिव सेट करने का काम किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को बचाने का काम कर रही है, तो मैं मानता हूं यह अन्याय है। इस पूरे मामले में आज 17 दिन हुए हैं। 17 दिन में इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, 25 लोगों का एक मामले में गिरफ्तार किया जाना, 7 लोगों का एक मामले में गिरफ्तार किया जाना, उसके बाद भी कोई कहे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मैं मानता हूं ठीक नहीं हूं। इसमें एक आरोपी आर्मी का जवान था जिसको जम्मू से आर्मी से वहां से हैंडओवर करा के उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर के आई है। बावजूद इसके अगर नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं तो मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि डायलॉग बोलने के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है और इसके लिए बाकायदा पैसे भी मिलते हैं अभिनेताओं को। यह देश जानता है किसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। आप जो आदमी सामने बोल रहा है उसको फेस वैल्यू पे लेके उसके दर्द को महसूस नहीं करेंगे। आप कहेंगे डायलॉग बोलने के लिए पैसे मिलते हैं, और मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि यह दुर्घटना थी। पहले उन्होंने कहा कि एक दुर्घटना है, आज वो कह रहे हैं कि एक साजिश है। इसको इस फर्क पे मैं लौट के आऊंगा, वापस आता हूं मैं आपके पास कुछ देर में। प्रियंका चतुर्वेदी, मुझे यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने नसीरुद्दीन शाह के बयान पर कोई टिप्पणी न करने का फैसला किया है। तो मैं उस पर आपको जोर नहीं दूंगा कि आप उस पर कोई टिप्पणी करें, यह आपकी इच्छा पर है। लेकिन ये जो बुलंदशहर हिंसा की जांच चल रही है, कांग्रेस ये मतलब नसीरुद्दीन शाह अगर आज बयान नहीं देते, ये बयान उनका बाद में आया है, तब भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे होते। 83 पूर्व IAS अफसर ये चिट्ठी लिख रहे हैं। सक्सेना साहब ने बताया कि वो चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं। उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उन्होंने की। क्या वजह है वो खुद बता चुके हैं, अभी जरूरत होगी फिर बताएंगे। उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि दूसरे राज्यों में सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, क्या यह कहना सही है कि ये जो 83 अफसर हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं और ये क्योंकि इस निजाम से इनका मेल नहीं खाता है इसलिए ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आलोक जी यहाँ पर कह दूं, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर होता है इंसानियत, और अगर इंसानियत के दायरे में रहकर वो अपनी सरकार को पूछ रहे हैं कि जो ये घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, और जो उसके मुख्य आरोपी हैं अभी भी फरार हैं और फिर भी जहर घोला जा रहा है, तो क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको नैतिक आधार के अनुरूप उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अब आप घटना देखिए, 16 से 17 दिन हो चुके हैं जिस दिन घटना होती है और ये हमारे सुबोध कुमार सिंह जी की हत्या होती है। आप उसको एक एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर करते हैं FIR में, कहते हैं हार्ट अटैक से डेथ हुई है। आप कहीं भी ये नहीं बोलते हैं भीड़ तंत्र की वजह से उनकी मौत हुई है। जो 2 मुख्य आरोपी हैं, योगेश राज जो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और शिखर अग्रवाल जो BJYM से जुड़े हुए हैं, अभी भी फरार हैं। रोज वीडियोस भेजते हैं WhatsApp के माध्यम से। किसी तरीके से, जिस तरीके से आज सिंह साहब कह रहे थे, उदार दृष्टिकोण है आरोपियों की तरफ, वो स्पष्ट नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री खुद स्टार कैंपेनर बनकर पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और उनके पास इतना समय नहीं था कि जब ये घटना होती है तो घटना स्थल पर पहुंचे, और जब चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी में लिखते हैं कि गौ हत्या के जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ना प्राथमिकता है। चौथी बात मैं यहां पर कहूंगी कि खुद सुबोध कुमार सिंह जी की धर्मपत्नी ने कहा है कि जिस तरीके से गौ हत्या से ज्यादा, मानव हत्या से ज्यादा गौ हत्या को प्राथमिकता दी जा रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज आपने जो मंशा बनाई हुई है कि ध्रुवीकरण की राजनीति और बंटवारे की राजनीति, आपस में लोगों को भिड़ाने की राजनीति और ऐसे आरोपियों को बचाने की राजनीति जो कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं देश के लिए हानिकारक है। और सबसे ज्यादा मैं मानती हूं इंसानियत के लिए हानिकारक है कि आने वाले समय में हम उन्हीं को क्या इंसाफ दिलाएंगे जो लोग किसी धर्म के हैं या किसी जाति के हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि वो देशवासी हैं, और हम ये नहीं देखेंगे कि आज वो देश सेवा में लगे हुए जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौत कर दी गई है भीड़ तंत्र की वजह से। और भीड़ तंत्र क्यों हुआ? क्योंकि इस तरीके का माहौल आप पनपने दे रहे हैं। जी शेष नारायण जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, इस माहौल को समझते हैं, वहां की जो कामकाज हैं, सरकारी अमला कैसे काम करता है ये भी समझते हैं। क्या यह कहना सही है कि बुलंदशहर हिंसा की जांच दबाने की कोशिश हो रही है? क्या दबाने की कोशिश करने की जरूरत होती है जो सरकार में बैठे हैं उनको, या वो जांच इफेक्टिव तरीके से ना हो पाए इसको ये इंश्योर करने के उनके पास और सटल तरीके होते हैं? नहीं, उनके पास बहुत तरीके होते हैं, पुलिस के पास बहुत तरीके होते हैं। और लेकिन मैं इसमें ये जो बातें ज़्यादातर आपके सामने आ गई हैं,
मेरा डर ये नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सड़कों पे या किसी भी सड़क पे। मेरा डर ये है कि जो मेरी सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसका क्या होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो सबसे अहम नुमाइंदा होता है, उसको घेर के भीड़ ने मार दिया। और उत्तर प्रदेश सरकार अपने इकबाल की हिफाजत के लिए क्या कोई कदम उठा रही है? गौकशी जुर्म है उत्तर प्रदेश में, उसको जिसने भी किया उस पर जांच होनी चाहिए। वो जैसा भी कर रहे हैं, 3rd क्लास की कर रहे हैं, 1st क्लास की कर रहे हैं। अब 4 आदमी जिनको पकड़ा था कहीं फरीदाबाद से, को पकड़ के लाया था बेचारा, एक दर्जी पकड़ लिया था, उनको छोड़ दिया गया। चलो अच्छा हुआ, 17-18 दिन में ही छोड़ दिया। 4 और लोगों को पकड़ लिया है। 17-18 लोग या 27 लोग, कितने लोग उधर पकड़ लिए हैं उस सुबोध कुमार सिंह की हत्या में। लेकिन जिसके बारे में पूरा बुलंदशहर और उस इलाके का हर आदमी जानता है कि किसने मारा है उसको, उस आदमी को क्या आप वीडियो देख के तसल्ली कर रहे हैं? तो क्या उत्तर प्रदेश, मेरी चिंता यह है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की, हुकूमत की जो इकबाल है वो ज़मींदोज़ होगा तो फिर क्या होगा। तो आज स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, जैसे कहा जाता है पंजाब में, पगड़ी संभाल जट्टा, आप अपनी पगड़ी संभालिए और बाकी चीजें जो है वो होती रहेंगी। अगर आपकी हुकूमत की इज्जत उछल गई, आपकी पगड़ी उछल गई, तो फिर आपके लिए तो मुश्किल होगा ही, हम सब के लिए मुश्किल होगा, और आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। जी, तो आपका कहना है कि सरकार को बाकी किसी चीज से ज्यादा तो अपने इकबाल की फिक्र करनी चाहिए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार पे जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही सच हैं या कुछ और है इसके पीछे? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार का 2 चीजें इसमें, एक तो या तो सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है पुलिस का, या पुलिस उसको बचाना चाहती है। दोनों में से की बात है। अगर इकबाल खत्म हो गया है तो समझो सरकार निकम्मी है, अगर उसको बचा रही है तो सरकार जात और धर्म की राजनीति करना चाहती है देश के अंदर में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप बचाना क्यों चाहते हो उसको? या 2 मुद्दे हो सकते हैं इसमें भी 2 बात हो सकती है। एक, आप तो ध्यान भटकाना चाहते हो, आप सोचते हो कि आपके हिसाब ना मांगा जाए, 2019 का इलेक्शन आ गया, आपसे ना मांगा जाए कि बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, किसानों की आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, जिंदा महिलाएं क्यों जलाई जा रही हैं, आपसे कोई पूछे ना, इसलिए चलो धर्म की राजनीति करो, इसी में उलझाए रखो सबको, इसमें उलझे रहेंगे, कम से कम नफरत की राजनीति होगी तो हमें पोलराइजेशन का मौका मिलेगा। ये बीजेपी की चाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ऐसा करते हैं। अगर इतना ही इकबाल आपका होता, बड़े आप कहते हो मैं तो इनकाउंटर कर देता हूं, अरे किसका इनकाउंटर करते हो? कर दो योगेश पाल का इनकाउंटर, तो जाने कितना आपका 56 इंच का चौड़ा सीना हम देखें योगी जी का, कर दीजिए इनकाउंटर। जिसने दिन दहाड़े एक वहां पुलिस ऑफिसर को मार डाला, उसका इनकाउंटर नहीं कर पाओगे, फर्जी इनकाउंटर कर दोगे आप उसके नाम पे, क्योंकि ये किसी पार्टी से जुड़ा है, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा है, हमें इनकाउंटर की लिस्ट लंबी करनी है तो किसी का इनकाउंटर कर दो। योगेश पाल का नहीं हो पाएगा। आप वो अपना वीडियो जारी कर रहा है, वीडियो सबके सामने आ रहे हैं, कहां आपने छुपा रखा बताइए जनता को। और जब जनता आवाज उठाती है तो उसको क्या कहने लगते हो? अरे क्या पहले ऐसा नहीं होता था? बेरोजगारी को पूछो तो क्या पहले बेरोजगारी नहीं थी? वो लड़कियां जिन्ना जलाई जा रही तो क्या पहले नहीं जलाई जाती थी? उनसे महंगाई, पहले महंगाई नहीं थी? सब चीज कुछ पहले ही था, तो आपको जनता ने क्यों चुना था? जनता ने क्यों चुना था आपको? झूठ जुमले सब पहले भी थे, झूठ जुमले आज भी हैं, बेरोजगारी आज भी है, अत्याचार आज भी हो रहा है, जाति धर्म की राजनीति आज भी हो रही है, तो आपको क्यों चुना? फिर तो कांग्रेस अच्छी थी ना, 44 पे लेके आई थी जनता, नहीं तो 44 पे कांग्रेस को लेके आई थी, आपको 4 पे ले जाएगी, चिंता मत करो। अगर आप पहले जैसे से कंपेयर करोगे, आपने जो बोला था उसमें से एक काम आपने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति इस देश के अंदर में आपने घोली है और जात की राजनीति घोली है। आपने देश को सिर्फ तोड़ने का काम किया है और कुछ नहीं किया। जी राकेश त्रिपाठी जी, अगर सब कुछ वैसे ही चलना है जैसे पहले चलता था, सब चीजों के लिए कोई और जिम्मेदार है, तो ये सरकार क्या कर रही है? और अगर राजनीतिक साजिश है, जिसको मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं एक राजनीतिक साजिश है, तो जिसकी साजिश है उसको पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया अभी तक? देखिए आलोक जी, इस पैनल में बैठे हुए कई सारे लोगों ने एक साथ कई आरोप लगाए हैं और आपके भी कई सवाल हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय दें ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। करें। देखिए 3 तारीख को जिस दिन ये घटना हुई है
उस दिन बुलंदशहर में एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा, एक मजहबी जो है जमावड़ा था, जिसमें लाखों लोग इकट्ठा थे। लाखों लोग इतने शांतिपूर्वक ढंग से अपना कार्यक्रम संपन्न करते हैं, जो मुसलमान तबके के हैं, जिस बारे में नसीरुद्दीन शाह जी की चिंता है, जिस बारे में ये 83 पूर्व नौकरशाहों की चिंता है कि आज सांप्रदायिक सद्भाव देश का बिगड़ रहा है, प्रदेश का बिगड़ रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रही है। मैं मानता हूं कि शांतिपूर्वक वो तबलीगी इज्तिमा संपन्न होना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की इस दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है कि हम किसी के से भी मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। पहली बात, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर हमने देखा है कि कोई एक छोटी सी चिंगारी लगती है और वो कैसे शोला बनकर के धधकने लगती है। हमने देखा है कि मुजफ्फरनगर में किस प्रकार की एक छोटी सी घटना ने आसपास के कई जिलों को सांप्रदायिक संघर्ष में तब्दील कर दिया था और बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई थी। ये अनुराग भदौरिया जी आज जो ज्ञान दे रहे हैं, इनकी सरकार थी और रोक नहीं पाई थी, महीनों तक सांप्रदायिक दंगा चलता रहा था। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा एक नियति बन चुका था। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद सांप्रदायिक दंगों पर हमने पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। कहीं पर भी आपराधिक घटना घटती है तो पुलिस तत्परता से न केवल एफआईआर दर्ज करती है, बल्कि गिरफ्तारी करके लोगों को जेल भेजने का काम करती है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि इस पूरे मामले में कोई भी बेगुनाह जेल नहीं जाएगा और जो भी दोषी होगा वो बचने नहीं पाएगा। मैं एक निवेदन कर रहा हूं मीडिया से, बार बार योगेश राज को मुख्य आरोपी के रूप में घोषित करना, यह कहीं ना कहीं जजमेंटल होना है। हम इन्वेस्टिगेशन करने का काम ना करें, हम जजमेंट देने का काम ना करें। योगेश राज इस पूरे मामले में आरोपी है और आरोपी की गिरफ्तारी, अगर आरोपी हैं तो आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जजमेंटल होने का सवाल तो ये इसी से आ रहा है ना राकेश त्रिपाठी जी। एक आदमी जिसको आरोपी बताया जा रहा है वो घूम रहा है, वीडियो बना रहा है, मजे से ब्रॉडकास्ट कर रहा है। आप यहां आके ये भी कह रहे हैं कि हम उसको आरोपी भी ना कहें। आप अपील क्या कर रहे हैं मीडिया से कि उसको अभियुक्त ना कहा जाए? नहीं, मुख्य आरोपी नहीं, मुख्य आरोपी कहना गलत है। मुख्य आरोपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी तय करेगी कि किसकी उसमें मुख्य भूमिका थी, कौन उसका मुख्य साजिश करता था। अरे मैं कह रहा हूं भाई साहब राकेश जी, एक आरोपी 20 आरोपी हैं, उनमें से कौन मुख्य और कौन नहीं, ये चिंता आपको या मुझे क्यों करनी है? अगर उनमें से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूंगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये ना भाजपा तय करे, ना मीडिया तय करे, ना किसी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को तय करने का अधिकार है कि कौन इस मामले में मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी तय करने का काम उस एसआईटी को करने दीजिए। ठीक है, मैं विक्रम सिंह जी के पास जाता हूं एक बार। विक्रम सिंह, राकेश जी, मैं एक बार विक्रम सिंह जी से पूछ लूं, जो आप कह रहे हैं वो बात कितनी जायज है? क्या हमें ये बात मान लेनी चाहिए? कर रही है इस पूरे मामले में। हाँ ठीक है, पुलिस जांच कर रही है, उसके बारे में हमने टिप्पणी सुनी। विक्रम सिंह जी, 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई, आलोक जी, एफआईआर में प्रथम सूचना में योगेश नामित अपराधी है। यह कहना गलत होगा कि प्रमुख अपराधी है, लेकिन नामित अपराधी यानी नेम्ड एक्यूज्ड है। और नेम्ड एक्यूज्ड जब तक बेगुनाह नहीं हो जाता है, उसका एक विशेष दर्जा होता है, जब तक कि या तो ये बेगुनाह हो और जब तक नामित अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास होने चाहिए, पुरस्कार की घोषणा होनी चाहिए, पलायित अपराधी यानी एब्सकॉन्डर घोषित होना चाहिए, चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। और ऐसी कुर्की होनी चाहिए जिसे गांव में कहते हैं घर में झाड़ू लग गया कि कुंडी दरवाजे तक भी उखड़ के थाने में उठ के चले आए। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई हो जिससे कि एक मिसाल कायम किया जाए, नजीर कायम किया जाए। अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है वो बहुत ही शिथिल, और ऐसा नहीं विश्वास पैदा होता है कि पुलिस गंभीर है इनकी गिरफ्तारी करने में। पहले गिरफ्तार करें, और अगर जैसे आपने दूसरी एफआईआर में 4 को 169 में छोड़ दिया, बेगुनाह हो, इसका भी 169 करा दीजिए। लेकिन 169 कराने के बाद जिसने फर्जी एफआईआर लिखाई है, फर्जी नामजदगी की है, उनके विरुद्ध धारा 182 आईपीसी की कार्रवाई, फर्जी मुकदमा लिखाने की भी होनी चाहिए। इस पार या इस पार होना ही चाहिए। षड्यंत्र अगर है, ऐसा कोई अपराध ढूंढना मुश्किल है जो बिना षड्यंत्र के संपादित होता है। अपराध का दूसरा पहलू ही षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र और अपराध दोनों का अनावरण करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जी राकेश जी, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इस घटना के पीछे साजिश किसकी है, वो साजिश किन लोगों ने की, और अगर वो साजिश है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी पूरे मामले में 17 दिन हुए हैं और पुलिस इसमें पूरी एक हाई अथॉरिटी इसमें जांच कर रही है। एसआईटी इस पूरे मामले में गठित है, आईजी रेंज इस मामले एसआईटी को हेड कर रहे हैं और वो जांच कर रहे हैं। अभी जांच, तो देखिए ये एसआईटी का अपडेट नहीं है कि इसमें पॉलिटिकल साजिश है। ये मुख्यमंत्री का बयान है कि वहां एक राजनीतिक साजिश है। निश्चित तौर पर
निश्चित तौर पर इस बात के प्रथम दृष्टया कुछ साक्ष्य इशारा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर वहां पर गोवंश के अवशेष लाए गए हैं, वो इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक राजनीतिक साजिश वहां पर थी कि किस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। उसके कारण है क्योंकि वहां से 40 किलोमीटर दूर ही लाखों लोगों की संख्या इकट्ठी थी, जो एक वर्ग विशेष की थी, एक समुदाय विशेष की थी। आप कल्पना करिए कि अगर किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव नहीं, तो क्या आप साफ नाम लेने की स्थिति में हैं कि यह साजिश किसकी थी या नहीं है, या आप इसे ओपन टू इंटरप्रिटेशन छोड़ेंगे? केवल नाम ही नहीं लेंगे, मैं जिधर की चाहूं उधर की कल्पना कर लूं। नाम ही नहीं लेंगे, हम उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजेंगे। हम आप इस साजिश में आपको उन लोगों का हाथ नहीं लगता है जिन्होंने आखिरकार सुबोध कुमार सिंह की हत्या की? क्योंकि सुबोध कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो सुबोध कुमार सिंह की हत्या जिन लोगों ने की है उनको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। 25 लोग जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने उस उपद्रव में, अराजकता में हिस्सा लिया है, जिन लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने गोली चलाई है जिसके कारण सुबोध कुमार सिंह जी की शहादत हुई है। इन सारे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उनके बयान मिला रही है, उनके साथ घटनास्थल के विवरण को साथ में जोड़ने का, कड़ी से कड़ी मिलाने का काम कर रही है। बावजूद इसके मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों आज इतनी अधीरता दिखाई जा रही है, क्यों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर इतनी जल्दी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। आज 17 दिन मात्र हुए हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कितने दिन बाद हमें अधीरता दिखानी चाहिए? मुझे तो लगता है 17 दिन धीरज रखा, 15 दिन धीरज रखा अफसरों ने, उसके बाद बयान जारी किया। प्रोविजन करती है आलोक जी, सीआरपीसी इस बात का प्रोविजन करती है कि पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय मिलना चाहिए और कई ऐसी जांचें होती हैं। ठीक है, तो ये आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोजीशन ले रहे हैं कि किसी कांड के होने के 90 दिन बाद अब आप लोग रिएक्ट किया करेंगे पॉलिटिकली? बिल्कुल नहीं, आप गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पुलिस को अपना टाइम लेने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन करने का काम ना हम करें, ना मीडिया करे, ना ठीक है, आपकी बात मैंने ली। मैं प्रियंका बोलना चाहती हैं, अनुराग भी बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरा पब्लिक का मूड दिखा दूं। हमने लोगों से पूछा है और आप देखिए पब्लिक क्या सोचती है। क्या योगी सरकार बुलंदशहर की घटना के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? आइए देखते हैं क्या कहते हैं लोग। जो बुलंदशहर में हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई है इसमें, तभी ऐसा काम हो सकता है। एक पुलिस की हत्या होती है, उसमें एक बंदे की भी हत्या होती है और इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा अभी तक ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अगर बचा भी रहे हैं तो गलत है। ये पूरा जब तक जांच करा करके दोषी जो भी हो, वो किसी कास्ट का हो, किसी वर्ग से नहीं मतलब है। नहीं लगता तो नहीं ऐसा। अगर बचाने की कोशिश कर रही होती तो ये गिरफ्तारियां ना होती हिंदू संगठन के नेताओं की। नहीं, बचा नहीं रही है, जांच होगा, सख्त आदेश होगा, उस पर दोषियों को दंड मिलेगा। हमारी बीजेपी सरकार ऐसे नहीं है कि दोषी को छोड़ दे। योगी सरकार जांच कर रही, जांच के दायरे में कोई भी आएगा तो उसके ऊपर केस कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन जो होगा लीगल एक्शन लिया जाएगा। योगी सरकार अपने हर संभव प्रयास कर रही है और मेरे ख्याल से इस मैटर को सीबीआई के पास छोड़ देना चाहिए और सीबीआई का जो रिस्पांस आता है हमें उसका इंतजार करना चाहिए इसके लिए। जी, ये जो आवाजें आपने सुनी, ये लखनऊ और नोएडा से लोगों के जवाब हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? मैं राकेश जी की बात सुन रही थी और सुनकर बहुत हैरान हूं और दुख भी हो रहा है कि यहाँ पे हमें पाठ पढ़ाया जा रहा है किसको आरोपी बोलना चाहिए, किसको मुख्य आरोपी बोलना चाहिए, क्या ग्रामर यूज होना चाहिए, क्या ग्रामर नहीं यूज होना चाहिए। अगर ग्रामर का ध्यान हुआ होता तो आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी इतनी फजीहत नहीं हुई होती और इतना इनका झूठ सामने नहीं आता। रही बात जो योगेश राज को बचाने के लिए इनके प्रवक्ता कर रहे हैं, मुझे वो एक गाना याद आ जाता है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये इनका हाल हो चुका है कि बचाव में इतना आकर यहाँ पर आकर डिफेंड कर रहे हैं कि देश का दुर्भाग्य है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार सत्ता में है जो आरोपियों को बचाने में लगी है, आरोपियों का संरक्षण करने में बची है। उनके प्रवक्ता भी आरोपियों की गुणगान कर रहे हैं। दूसरी बात जो मुझे बड़ी दुखद लगी, यहाँ पर कहते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, 90 दिन तक कोई सवाल ना उठाए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं भाई साहब, अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया होता तो शायद आपको इस सवालों के घेरे में भी नहीं आना पड़ता। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, ये कहते हैं राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी है, राजनीतिक षड्यंत्र है। एक खुद सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के तहत ये सामने आ रहा है कि ये जो राइट विंग कॉन्स्पिरेसी है उस षड्यंत्र के अनुसार ये पूरी घटना घटी है। तो क्या जो यहाँ पे इनके प्रवक्ता हैं
क्या इस बात की जिम्मेदारी ये भी लेंगे कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था जिस वजह से आज बुलंदशहर में आज हमारे खुद जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौत हो गई? ये नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोग जानते हैं कि ये इनकी राजनीतिक धर्म यही रहा है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भले ही देश में उत्पाद मचा दें। जी अनुराग भदौरिया जी, ये जो एक राजनीतिक साजिश की बात हो रही है, अभी प्रियंका कह रही है एक राइट विंग कॉन्स्पिरेंसी। मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा। राकेश जी, मैं आपके पास आता हूं कुछ देर में, एक सवाल और ले लूं। अनुराग भदौरिया भी आपके लिए कुछ सवाल ले आएंगे। अनुराग जी, ये साजिश कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, विरोधी दल कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए संगठन कर रहे हैं? मैं आपको यही बताना चाहता था, बार बार पूछ रहे थे साजिश कौन कर रहा है। अरे क्लियर है, साजिश भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही है। वो खुद ही साजिश कर रही है। वो चाहती है कि नफरत की राजनीति हो जाए। आपने देखा मुख्यमंत्री जी का पहला प्रेस नोट आपने पढ़ा होगा, जब 3 दिसंबर को घटना हुई, क्या लिखा था उन्होंने? गोकसी वाले छोड़े नहीं जाएंगे। अरे भैया, एक सिपाही, एक ऑफिसर भी मरा, उसमें वहां पे शहीद हुआ है, उसके बारे में 2 लाइन लिख देते। कोई लाइन नहीं थी उस पुलिस ऑफिसर के बारे में, गोकसी की बात थी। क्या इंसान की कीमत, एक गाय से भी जानवर, गाय हमारी माता है, लेकिन इंसान की कीमत ज्यादा है ना। आप गोकसी की चिंता करते हैं जो आप लोग खुद ही करवा रहे हो, और इंसान को भी खुद ही मरवा रहे हो। मतलब आप समाज के अंदर में ऐसा जहर घोलना चाहते हो। गाय माता की बात भी कर रहे हो, इंसान की इंसानियत खत्म भी कर रहे हो। गाय माता को आप दुख दो, गंगा को भी आप दुख दो, आप सारे दुख आप दो और दोस्त विपक्ष पे दे दो। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है समाज को बांटने की, पोलराइजेशन करने की। मैं बार बार कह रहा हूं, ये ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, क्योंकि विकास की बात कर नहीं सकते। ये इनके विकास बात करने का इनके पास चेहरा नहीं है। ये इनसे पूछा, आप पूछिए, महंगाई की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे? नहीं करेंगे। ये बात किसकी करेंगे? जाति, धर्म, गाय, गंगा, इस पे राजनीति करेंगे। लेकिन सबने इनका साथ छोड़ दिया। भगवान ने भी इनका साथ छोड़ा। ये जाति बताने गए थे, ऐसा गद्दा मारा, ऐसा गद्दा छत्तीसगढ़ में मारा कि 16 पे पहुंच गए। आप नहीं, आप दूसरा गद्दा इनको पड़ने वाला 2019 में, ऐसा गद्दा। ठीक है अनुराग जी, अब हम राजनीतिक भविष्यवाणी पर न जाएं। इसके बाद मैं एक बार राकेश त्रिपाठी को मौका दे दूं। राकेश त्रिपाठी, 2 सवाल आपने सुने, कुछ जवाब है? देखिए आलोक जी, एक तो नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके कोई भी तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने प्रेस नोट जारी किया जिसमें गोकसी के बारे में बात की गई है, पूरी तरह से गलत है। 3 तारीख को जो प्रेस नोट जारी किया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से, उसमें मृतक जो शहीद सुबोध कुमार सिंह थे, उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए इस पूरे मामले पर दुख व्यक्त किया गया था। उसी दिन मुआवजा राशि घोषित की गई थी और उसी दिन यह निर्देश दिए गए थे कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ जो बैठक की, उसके बाद यह कहा है कि कहीं भी गोकसी होती है तो उससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के खतरे उत्पन्न होते हैं, और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है तो बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। इसलिए गोकसी के मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से पुलिस कार्रवाई करे ताकि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। मैं मानता हूं कि इस प्रकार से मिसकोट करना, ये गलत तरीके से तथ्य रखना, यह ठीक तरीका नहीं है। दूसरी बात, अभी प्रियंका जी ने कहा कि इस पूरे मामले में सुबोध कुमार सिंह के बारे में कह दिया गया कि उनकी हार्ट अटैक होने से मृत्यु हुई है। यह गलत है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक मृत्यु का कारण बताया जाना कठिन था। और किसी ने क्या कहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर गोकसी के मामले में फर्जी किसी को फंसाना होता तो उन 4 लोगों को जो बेगुनाह थे, जिनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिले, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको छोड़ती नहीं। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या किसी भी व्यक्ति को छोड़ने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर रही है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ये को देखिए राकेश जी, यहाँ इंसान कोई भी ये नहीं जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसको छोड़ रही है। लोग ये जानना चाहते हैं, और जो एनसी सक्सेना साहब के पास अभी हम वापस चलेंगे, जो अफसरों ने लिखा है, उनकी चिंता जहां से शुरू हो रही है वो देखिए। वो कह रहे हैं कि एक पुलिस अफसर का मारा जाना एक सरकार के इकबाल पर सवाल उठाता है, और ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर दिखाता है, इसलिए यहां वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसके आगे जो सवाल है हम उनसे पूछेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इस वक्त इससे बड़ी चिंता क्या होनी चाहिए कि एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी मार दिया गया और अब तक उसके हत्यारे सही तरह से गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं। आलोक जी, मैं जवाब दे दूं इसका? जी बिल्कुल।
देखिए, मैं बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। किसी भी जाबाज पुलिस अधिकारी के ड्यूटी पर मारा जाना यह सरकार के लिए, शासन के लिए निश्चित तौर पर चुनौती है। लेकिन इस पूरे मामले में हमने एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन आज उन लोगों को जरूर पूछना चाहिए जिनके शासनकाल में दर्जनों पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए अगर उनके शासन में जो हुआ वही चलना था तो उनकी सरकार चलने देते हैं। फिर आप लोग क्यों चुनाव लड़के सत्ता में आए हैं? फिर आपकी सरकार क्यों चल रही है? अगर जो वो कर रहे थे वो सही था तो फिर आपका यहां क्या काम है? फिर तो उनको चलाने दीजिए सरकार। एक हत्या आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय में एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई है। नहीं, ये गिनती ठीक नहीं, मेरे ख्याल से ये गिनती ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम गिने, हम हत्याओं में गिनती का हिसाब नहीं लगा सकते हैं। 1 हत्या, 3 हत्या, 5 हत्या, ऐसे नहीं। ये स्कोर बोर्ड नहीं चल सकता है कि किसके राज में कितनी हत्याएं हुई हैं। मैं भी सवाल खड़े कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, आप सवाल उठाइए। वो सवाल एक मौका आएगा, उस सवाल का, उस राजनीति का एक अलग वक्त है राकेश त्रिपाठी जी, तब हम उस पर चलेंगे। शेष जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, उसके बाद मैं चलना चाहता हूं सक्सेना साहब के बाद वापस। ये जो राजनीतिक साजिश की बात हो रही है, जो राजनीतिक साजिश की बात हो रही है, ये राजनीतिक साजिश। सक्सेना साहब ही असली बात कहेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को कंट्रोडिक्ट किया। जिस दिन वारदात हुई, वो इनका अफसर जो है यूपी सरकार का नुमाइंदा मारा गया, उस दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, और आज कह रहे हैं साजिश है। तो हम महाराज आपसे यही तो कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि आप जो साजिश हुई है उस साजिश को बेनकाब करिए। और आप नामजद अपराधी जो है वो आपके दोस्त के, आपकी पार्टी के नेता के घर में बैठ के वीडियो तैयार करके जारी कर रहा है। क्या पुलिस इतनी नाकारा है कि उनका एक साथी मारा गया है? विक्रम सिंह ने जो बात कही कि उसकी कुर्की करो, नामजद अपराधी है, उस पर एक्शन लो, लेकिन वो मौत कर रहा है, केवल भेजे जा रहा है। साजिश तो हुई है, गाय को काट के वहां टांगने वालों ने की है, साजिश की है, सुबोध को मारने वाले ने साजिश की है, और साजिश जो वहां मुसलमान इकट्ठा हुए थे उनका रास्ता ट्रैक्टर से रोक के, जो अगर ये यहां दिल्ली में आमतौर पर यह माना जा रहा है कि अगर सुबोध कुमार सिंह शहीद न हुए होते तो वो सारे लोग जो वहां से निकल रहे थे, इज्तिमा जो भी आए हुए थे, तो उनको तो भून डालने के खेल था। तो ये तो मुजफ्फरनगर का ग्रैंडफादर करना जा रहे थे ये लोग। तो हे महाराज, जो साजिश कर रहे हैं, हमारी सारी गुजारिश यही तो है, उनको आप पकड़िए और अपनी इज्जत बचाइए, क्योंकि आपकी इज्जत बचेगी तभी हम सुरक्षित उत्तर प्रदेश में महसूस करेंगे। और अगर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की इज्जत दफा होती है तो हम कहां भागेंगे? हमको भागने का रास्ता भी तो बताइए। यह है समस्या, असली समस्या, असली इसके टेक्निकल बातें सक्सेना साहब और विक्रम जी बताएंगे। लेकिन हम तो एज ए लेमैन हम तो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया टेक्निकल बातों में मत जाओ। आपके खिलाफ किसने साजिश की? आपकी हुकूमत को किसने खड़े होकर चैलेंज किया? आपके नुमाइंदे को किसने घेर के मारा? उस आदमी को पब्लिक डोमेन में लाई। जी सक्सेना साहब, ये सवाल आपसे विक्रम सिंह जी ने पूछा, मैंने उस समय कहा कि मैं कुछ देर बाद इस पे आऊंगा। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया, इसका वो स्वागत करते हैं। लेकिन इसी तरह के किस्से जब केरल में, बंगाल में, कश्मीर में होते हैं, उन पर आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या आप ये सवाल यूनिवर्सली सब तरफ उठा रहे हैं? जी, ये बात सही नहीं है विक्रम सिंह जी का कहना कि हमने बातें नहीं उठाई हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि पंजाब सरकार के खिलाफ हमने लिखा, क्योंकि पंजाब सरकार ने धर्म के नाम पर, क्रिटिसिज्म पर जो फांसी वगैरह की सज़ा लगाई है वो गलत काम है। ऐसे ही हमने जब MJ अकबर साहब का मामला आया था उनके खिलाफ लिखा कि ये मी टू मामले में इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। तो ऐसे ही हमने कश्मीर में भी जब कठुआ रेप हुआ था तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उससे पहले भी जब यहाँ पर मेरठ में राइट्स हुए थे 1982 में, और उस समय मैंने स्वयं इसकी जांच की थी, और मैंने, हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी यूपी में भी और भारत सरकार में भी, और हमने एक आर्टिकल लिखा इसके बारे में कि इसमें बहुत ही अधिक सरकार ने गलतियां की हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अलग अलग मामलों में उठाया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सभी राज्यों में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियां ऐसी हों जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें इन्वॉल्व हैं,
जहां हमारे नेशन की जो प्लूरैलिटी है उसके मामले इन्वॉल्व हों, जहां पर कि सरकार स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही हो, सरकार स्वयं ऐसे काम कर रहे हो जिससे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर नफरत फैलाई जाती है तो बहुत ही चिंता का विषय है। तो वहाँ पर हमारा जो संविधान है उसके खिलाफ जो काम होते हैं, खासकर सरकार जब काम करती है तो वहाँ हमारा पहला काम बनता है कि हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, वो हमने किया है। और जहाँ छोटे मोटे, मैं मानता हूँ इस बात को कि सभी सरकारों में गलतियाँ होती हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, पहले भी कांग्रेस सरकार के ज़माने में बहुत सारे राइट्स हुए हैं जो कि जिसमें कि पुलिस का रोल भी, सरकार का, गवर्नमेंट का रोल भी जो है वो बहुत ही जस्टिफाइड नहीं रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राइट को जस्टिफाई किया गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस अधिकारी मरा और फिर कह दिया जाए कि इसमें हम कोई जांच नहीं करेंगे, हमारे लिए जो गौ हत्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुलिस अधिकारी का जो हत्या हुई है इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस अधिकारी की हत्या हो जाए और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें स्वयं लग रहा है कि हमारे पिताजी के खिलाफ जिन्होंने मर्डर किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें तो पता नहीं बुलंदशहर में क्या हो रहा है, लेकिन जो हम टीवी पे देखते हैं, जब फैमिली के मेंबर्स स्वयं सेटिस्फाइड नहीं हैं जांच से और फिर जो बयान आते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, उससे साफ नज़र होता है कि सरकार की कोई मंशा ही नहीं है कि मुख्य आरोपी जो कि बजरंग दल से और किसी और पार्टी से संबंधित थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये एक लैक ऑफ इंटेंशन बहुत ही दुखदाई बात है, इसीलिए हम लोगों ने उठाया है। और हमारे जो बहुत सारे मेंबर्स और हैं उन्होंने समय समय पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में और एज ए ग्रुप और भी बहुत सी बातें उठाई हैं। जैसे मैंने बताया, पंजाब सरकार के खिलाफ हमने लिखा है, कश्मीर खिलाफ सरकार के खिलाफ हम लोगों ने लिखा। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं और जो कि नफरत को फैलाने वाली हैं और जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं, प्लूरैलिटी हमारे समाज की है, उस पर जो खतरा पैदा हो रहा है, ये बहुत ही एक चिंता का विषय है आपके हिसाब से। विक्रम सिंह साहब, ये देखिए सक्सेना साहब ने अपनी बात साफ की, मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन अब सवाल ये है, हम कह रहे हैं माहौल में जहर घुल रहा है। अभी हमने नसीरुद्दीन शाह को सुना, माहौल में जहर कौन घोल रहा है? क्या ये सक्सेना साहब का कहना सही है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकारें घोल रही हैं, या और राजनीतिक दलों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है? अगर बराबर का नहीं तो कुछ 19-20 हो सकता है। आलोक जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, रफीक शादानी ने दो बात कही थी, वो सभी राजनीतिक दलों पे लागू हुई बड़े सम्मान के साथ। नगर नगर में कर्फ्यू दंगा, सबसे बढ़िया तोहरा धंधा, मंदिर मस्जिद नाम पे चंजा, जियो बहादुर खद्दरधारी। ऐसी राजनीतिक दल को ढूंढना मुश्किल है जिसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार की नफरत के बीज न बोए हों। लेकिन मैं एनसी सक्सेना साहब से पुनः बड़ी विनम्रता के साथ पूछूंगा कि कश्मीर में माई फ्रोजन टर्बुलेंस वहां के तत्कालीन गवर्नर साहब ने लिखी थी, वहां से हटने के बाद कि जो सबसे बड़ा पलायन ब्राह्मणों को, पंडितों का वहां से हुआ था, उसके बारे में अगर कोई आवाज उठी थी। इसके अलावा एक मास्टर की दोनों हाथ काट दिए गए थे केरल में, क्या उसके बारे में कोई चिंता व्यक्त की गई थी? ये उतने ही गंभीर और जघन्य है जितना कि सुबोध कुमार सिंह की हत्या थी। मैं उम्मीद करता हूं थाना बर्दवान वेस्ट बंगाल में जब फूंक दिया गया था, हमने रोहिंग्यास को और बांग्लादेशी के इलीगल माइग्रेंट्स को हमने मौका दिया कि वहां पे अपराध करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, क्या उसके बारे में हमने? देखिए, लॉ यूनिफॉर्मली अप्लाई हो, मैं स्वागत करता हूं। एनसी सक्सेना साहब बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, मेरे भी अधिकारी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक होता है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। हमारी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को कोई क्वेश्चन न करे, लॉ अनस्पेयरिंग होता है और सबके लिए जहां कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो, इस प्रकार का रोक टोक और पूछना यह आवश्यक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक, सेलेक्टिवली नहीं। सक्सेना साहब ने समाधान जरूर किया, लेकिन मैं फिर मेरे रिजर्वेशंस हैं कि वो उसमें भी सेलेक्टिव पिक एंड चूज करके उन चीजों को पिकअप किया गया जो कि कॉस्मेटिक्स और शायद हमारा पॉइंट प्रूव करने के लिए हो, लेकिन जो खुल के खंडन होना चाहिए, मुखर होके होना चाहिए, प्रखर होके होना चाहिए, कहीं वो आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज डूब गई। लेकिन जिस प्रकार से आपने यहां टंकार के साथ आपका गांडीव चला है, मैं उम्मीद करता था यही गांडीव तब भी चलना चाहिए था। जी,
प्रियंका चतुर्वेदी इस पे कुछ कहना चाह रही हैं। प्रियंका छोटा सा कमेंट देंगी तो उसके बाद मैं फिर सक्सेना साहब के पास एक बार जाऊंगा। सिंह साहब, इंसानियत सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही लागू नहीं होती है, पूरे देश के लिए लागू होती है। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि सब जगह आवाज़ उठाना ज़रूरी है, पर यह बात कहना कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है या एक सेक्शन को अटैक करना है, वो बात मैं मानती नहीं हूं। कि आज अगर बात रही हो कश्मीरी पंडितों को लेकर, या बात रही हो केरल की लेकर, या बात रही हो वेस्ट बंगाल को लेकर, सबकी आवाज़ें उठी हैं। पर मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, कभी भी ऐसा हुआ है कि कानून व्यवस्था में दखल अंदाजी देकर आज जब पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है और पुलिस का खुद का मोटिवेशन लेवल इतना कम होता जा रहा है, तब उनके साथ सरकारें नहीं खड़ी हुई हैं? क्या सरकारों ने ये उम्मीद नहीं जताई है कि अगर हमारे किसी पुलिसकर्मी की हत्या होती है, भीड़ तंत्र के चलते होती है, तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और जो इसके जिन्होंने एक अपराध किया है उनको जेल की सजा देनी चाहिए? पर दुख इस बात का होता है कि जब आप गौ हत्या को प्राथमिकता देते हैं, अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, और मानव हत्या और पुलिसकर्मी की हत्या को आप दरकिनार करते हैं, तो सवालिया निशान ऐसी हर सरकार पे पूछे जाएंगे, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कोई भी राजनीतिक दल का हो। तो ये जिम्मेदारी हर आदमी की है, हर देशवासी की है, जो इंसानियत को अपनी राजनीति से ऊपर रखता है। जी सक्सेना साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, छोटा कमेंट करेंगे सर। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी आप। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, दो तरह की अनडिजायरेबल बातें होती हैं। एक तो वो जहां पर दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हों, एक तो उस तरह की बातें होती हैं जैसा कि उन्होंने कहा कश्मीर में कश्मीर ब्राह्मण्स को निकाला गया और उसको वहाँ वैसी कंडीशंस क्रिएट की गई जिससे कि उनको निकलना पड़ा। बहुत ही दुखद की बात है। लेकिन सरकार का जहाँ पर रोल हो, अगर सरकार स्वयं निकालती है, सरकार स्वयं कोई गलत काम करती है, तो वो अधिक चिंता का विषय होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप है वो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है, उनके द्वारा जो गलत बातें होती हैं उन पे हम ध्यान अधिक दे रहे हैं, बजाय इसके कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी गलतियां हैं। बहुत से मुसलमान बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। मैंने तो अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि ये बड़ी इरेशनल कम्युनिटी है। बल्कि बहुगुणा जी ने एक बार मुझसे कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान एक 1.5 टांग का आदमी है, कभी सीधा नहीं चल सकता। तो इस बात को मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सारी मुसलमानों ने गलतियां की हैं, लेकिन जहां पर शासन की गलतियां होती हैं वो अधिक इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि शासन एक डोमिनेंट पोजीशन में है, कम्युनिटीज जो हैं वो रिसीविंग पोजीशन में हैं। तो जो डोमिनेंट पोजीशन में है उनका रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों का ध्यान जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वैसे मैं कभी विक्रम सिंह साहब से जरूर मिलूंगा और बताऊंगा उनको कि कैसे हम इसमें, जहाँ तक कम्युनल वायलेंस का प्रश्न है, हमें क्या करना चाहिए और हमने क्या क्या इसमें लिखा भी है। और मेरठ के राइट्स के बारे में, या भिवंडी में जो राइट्स हुए थे, या मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए थे, वहाँ पर पुलिस की बहुत सारी गलतियां रही हैं। भागलपुर में राइट्स हुए थे, वहाँ पर पुलिस की गलतियां हुई हैं, जो कमीशन ने भी कहा है। जी तो मेरे पास अब समय कम है थोड़ा, सक्सेना साहब, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मैं अब छोटी छोटी टिप्पणियां और ले लूं। मैं सही कह रहा हूँ जी, मैं थोड़ा सा रोकना है। सही। अनुराग भदौरिया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा था कि देखिए, एक 83 IAS ऑफिसर ने लिखा तो है, कम से कम उन लोगों से तो ज्यादा अच्छे ना जो चुप बैठे हैं। जिन्होंने लिखा उन्हीं पे क्वेश्चन शुरू हो गया कि आपने वहां क्यों नहीं लिखा था, यहां क्यों नहीं लिखा था। अरे कोई ग्रुप लिख तो रहा है, समाज के लिए खड़ा तो हुआ। अब हम ही उनसे क्वेश्चन का अटैक करने लग गए कि आपने बर्दवान में नहीं लिखा तो दिल्ली में नहीं लिखा, यहां नहीं। अरे जहां लिखा उसी पर चर्चा कर लें। उन लोगों से लाख गुना लोगों से अच्छे हैं जो चुपचाप बैठ के अपने घरों में दुबक के बैठ के, जो समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं। ये भी तो गलत बात है ना। समाज में जो भी आदमी आगे आता है, जो व्यक्ति समाज को सुधारने के लिए आता है, चाहे किसी एक घटना के लिए आए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसके सजेशन को मानना चाहिए, हमें उसके सजेशन को लेना चाहिए। पॉइंट टेकन। ये हमारी राकेश त्रिपाठी 1 मिनट का समय है। देखिए मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो एनसी सक्सेना जी का बहुत सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये देखा है कि इस पूरे मामले को प्राथमिकता से नहीं लिया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। इस पूरे मामले में जिसमें सुबोध कुमार सिंह की मृत्यु हुई, जो FIR दर्ज हुई है, उसमें अब तक 25 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और गोकसी के मामले में 7 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसलिए ये कहना कि इस मामले को प्राथमिकता से नहीं लिया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर देखा है। सर्टेन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अपना परसेप्शन बनाना, यह पूरी तरह से गलत है।
बेहतर होगा। मैं आमंत्रित करूंगा कि वो बुलंदशहर जाए, वो सियाना कोतवाली जाए, वो चिगरावटी जाए, उन गांवों तक जाए, वहां जहां कार्रवाई पुलिस ने की उन कार्रवाइयों को देखे, उसके बाद कोई राय व्यक्त करें। ये पूरी तरह से गलत है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को हल्के ढंग से ले रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में आज किसी प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है। इस तरह के गलत क्या ये आप निमंत्रण दे रहे हैं उन 83 IAS ऑफिसरों के समूह को कि वो आए और मौका वारदात पे जांच करे? नहीं, बिल्कुल आकर के देखें, वो पुलिस की कार्रवाई को देखें, उसके बाद अपना कोई मत व्यक्त करें। उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी तरह से दबाव और प्रभाव से मुक्त रखा है। आज किसी तरह से उनको पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं कहा जा रहा है कि इसको गिरफ्तार कर लो या इसको छोड़ दो। उत्तर प्रदेश की पुलिस वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए उन एविडेंसेस के आधार पर कार्रवाई कर रही है। ठीक है, ठीक है। अरे भैया शेष नारायण जी, सब कुछ आपने सुना है, क्या सवाल भी पूछूं? ये नहीं, मैं सारी बातें मैं सुन रहा हूं और मुझे ताज्जुब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि महोदय जो हैं वो जो कार्रवाई जो कुछ भी कर रहे हैं उसी को हरफे आखिर मान रहे हैं, और उससे तो कुछ नहीं निकल रहा है। उससे जिनको उन्होंने पहले पकड़ा और उस पर गलती एडमिट की बाकायदा वहां के थाने कप्तान साहब ने कि साहब गलती हो गई, उनको हमको नहीं पकड़ना था। और आप जो नामित अपराधी है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप भाग गया हो, हिमालय में चला गया होगा, कहीं कंदरा में छुपा होगा। नहीं सुनिए, बीच में बोलना पड़ रहा है। नहीं CRPC करेक्ट नहीं करेंगे आप, सुनिए पहले। CRPC में बाकायदा एक लाइन सुन लेंगे, एक लाइन इनकी सुन ली जाए। चिल्लाइए मत। आपने अगला कदम उठाया कि नहीं, उसके यहाँ कुर्की की कि नहीं? आप कानून मत बताइए। यहाँ 2 बड़े पुलिस अफसर बैठे हैं, जिंदगी उसी में बिताई है, और इस तरह से पॉलिटिक्स को आप कृपया इधर ये एजेंडा मत बनाइए। कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है। नहीं, कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है। 83 की कार्रवाई हो चुकी है। कुर्की हो गई है क्या? CRPC की 82 की कार्रवाई हो गई, बाद ही 83 की कार्रवाई होती है। हो गई 82 की कार्रवाई के बाद ही हो गई 83 की कार्रवाई होती है। गलत बयान नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा चलिए मैं मान लूं, आप शेष जी मान लीजिए, आप मान लीजिए राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि कुर्की की कार्रवाई चल रही है, कुर्की की कार्रवाई हो भी गई, मान लीजिए, क्या बात हो गई पूरी? नहीं, बिल्कुल पूरी नहीं। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, बावजूद नहीं ये नहीं, मैंने आपकी बात मान ली कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। सामने लाइए, इतना कहानी ना बनाइए। 4 लोग गिरफ्तार, देश का प्रदेश। ठीक है, मैं वापस विक्रम सिंह जी के पास जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं विक्रम सिंह जी। पुलिस की कार्रवाई चल रही है, कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है, मतलब कुर्की की कार्रवाई भी चल रही है। क्या यह संतोषजनक बात है? निहायत असंतोषजनक है आलोक जी। अगर चल रही है, ये 7 दिन के अंदर 82 और 83 CRPC की कार्रवाई व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर संपादित हो जानी चाहिए थी, और अब तक नहीं। बातों से हम कब तक खुश करेंगे? और कुर्की अगर ठीक है, मालूम 82 पहले होती, 83 बाद में होती है, लेकिन उसको आपको फास्ट ट्रैक, फास्ट फॉरवर्ड मोड में ले जाना चाहिए था। हाई प्रोफाइल केसेस में, चाहे आरुषि मर्डर केस हो, आप याद करें, डे टू डे दिन में 4 बुलेटिन आप इशू करते थे। और यहां पर अगर आपने 83 नहीं की, पलायित अपराधी नहीं घोषित किया, केवल 25 गिरफ्तारी। अरे वीडियो फुटेज देखिए, आपने कम से कम 250 गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। बुलंदशहर और सियाना छावनी में तब्दील हो जाना चाहिए था। और तो ये है, देखिए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी जो जितना हम देख रहे हैं उसके आधार पे विक्रम सिंह जी जांच की रिपोर्ट सामने बता रहे हैं और कह रहे हैं। दिन में 3 बार क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वहां क्या हुआ है? कार्यक्रम में वक्त खत्म हो गया है, इसलिए यहां प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब देख लें। क्या योगी सरकार बुलंदशहर हिंसा के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? 52% को लगता है कि नहीं कर रही है, 48% को लगता है कि हां कर रही है। 48% लोग मानते हैं कि हां बचाने की कोशिश हो रही है। फैज अहमद फैज का एक शेर है, हां तलखी अयाम अभी और बढ़ेगी, हां अहले सितम मश्के सितम करते रहेंगे। लेकिन इसके बाद 2 लाइनें और हैं जो NC सक्सेना साहब और उनके ग्रुप पर लागू होती हैं। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहें।